लिए आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी वो रिएक्टेंट से लेके टॉप तक, ये दिस पार्ट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। इतना पार्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। हमेशा रिएक्टेंट से टॉप, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, कैटलिस्ट क्या करेगा, शुरुआत तो यहीं से करेगा, इसी रिएक्टेंट से, खत्म भी इसी प्रोडक्ट पे करेगा, पर उस रास्ते से गुजरेगा ही नहीं। ये कहलाता है रिएक्शन पाथ, रिएक्शन का रास्ता। वो एक ऐसे रास्ते से लेके जाएगा रिएक्शन को जिसमें इतनी एनर्जी का एक्सपेंस ना होता हो, वो छोटे रास्ते से लेके जाएगा एनर्जी के हिसाब से, जिसमें एनर्जी कम एक्सपेंस होती हो। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बनेगी इतनी फॉर अ catalyzed reaction. So this is EA and that is with catalyst, EA catalyst। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट डाला हुआ है। सो कैटलिस्ट ने क्या किया, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास एनर्जी है, और उसकी वजह से, एनर्जी कम होने की वजह से, ये वाला रिलेशनशिप अप्लाई हुआ कि जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा आप लोगों को सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें यहाँ तक। जरा सब लोग अटेंटिवली जवाब दे दें ताकि मुझे पता चले कि सब इन्वॉल्व हैं क्लास में। ठीक है, ठीक है। सो अब आप ये करें कि इतना पार्ट आप कॉपी कर लें पहले अपने पास, जैसे से कॉपी करते हैं ना, ऐसे आप अपने पास नोट्स में ये पार्ट कॉपी कर लें, और फिर मैं थोड़ी देर में आगे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक कॉपी कर लिया होगा इतनी देर में। अब इसको लेके आगे चलते हैं। तो अब ए लेवल्स के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से समझना चाहेंगे। ठीक है, कि ए लेवल्स में भी हमने ये पढ़ा कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी,
इसमें यहाँ पर आपके पास y एक्सिस पे पार्टिकल्स थे, यहाँ पर उन पार्टिकल्स की एनर्जी थी, और ये आपका कर्व 0 से स्टार्ट होकर ऐसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अगर आप कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अनकैटलाइज्ड की हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगी और कैटलाइज्ड की लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। ये हमारे फैक्ट्स हैं जो हम ओ लेवल से पढ़कर आए हैं। अब इन दोनों फैक्ट्स को हम अप्लाई करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तभी मैं रेड कलर से एक्टिवेशन एनर्जी मार्क कर रहा हूं, बल्कि ब्राउन कलर ले लेते हैं, जिस जगह पर कैटलिस्ट नहीं है। फर्ज करें इतनी जगह पर, इस जगह जो मैंने एरो बनाया है, इसको मैं लिख रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, जब आपने कैटलिस्ट नहीं डाला था। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। चलें इसको वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंड नाउ दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो इससे होगा क्या कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कैटलाइज्ड रिएक्शन में यहाँ है एक्टिवेशन एनर्जी, और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में वो एनर्जी यहाँ चली गई है। ये लाइनें जो ग्रीन कलर से बनाई हैं इसलिए बनाई हैं ताकि आप समझ सकें कि कौन सा एरिया जो है वो उन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है जब कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है, जो मैंने ग्रीन से शेड कर दिया है एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओनली फ्यू पार्टिकल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट अ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट नहीं है तो सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, मेजॉरिटी के पास नहीं है एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है, कैटलिस्ट ऐड करने से बहुत सारे पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है, यानी कि ये पूरा रीजन भी आ जाता है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है जब आप कैटलिस्ट रखेंगे, ठीक है। सो इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट more particles have activation energy। ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? ये बात क्लियर है सबको कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से जब मैंने एक्टिवेशन एनर्जी तो समझाई है आपको? कोई सवाल है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर कि अब आपने ये समझना है कि जब आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कैटलिस्ट डालने से क्या होता है तो आपने क्या जवाब लिखना है। जैसे कि फर्स्ट करेंगे, वो पूछे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट जब यूज होता है तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। उससे क्या होता है, मोर पार्टिकल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादातर पार्टिकल्स के साथ एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स रिमेन
अनचेंज्ड। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट मायने है, ये जो मैंने लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन रिमेन अनचेंज। अगर फर्स्ट करें कैटलिस्ट जब आपने नहीं डाला था तो 100 कोलिजन हो रही थी। फर्स्ट करें जब कैटलिस्ट नहीं डाला था तो यहाँ पर 100 कोलिजन थी। तो बाद में भी कैटलिस्ट डालने के बाद भी 100 कोलिजन ही रहेंगी, ठीक है। पर 100 में से क्या था, 100 में से आपका फर्स्ट करें 10% सक्सेसफुल थी और 90% अनसक्सेसफुल थी। तो कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, कैटलिस्ट डालने से 90% जो होंगी ना वो सक्सेसफुल हो जाएंगी। क्योंकि पहले क्या था, जो ग्रीन एरिया है सिर्फ उतने पार्टिकल जब टकराते थे तो रिएक्शन होता था, बाकी के टकराने से तो रिएक्शन होता ही नहीं था। कैटलिस्ट डालने से टकराना नहीं बढ़ता इनका, टकराते तो उतने ही है जितने पहले टकरा रहे थे, पर हर टकरार पे रिएक्शन हो जाता है क्योंकि हर टकराने वाले के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अनचेंज रहती हैं, पर होता क्या है, प्रोपोर्शन उनके अंदर जो हिस्सा होता है, क्योंकि हर कोलिजन्स के दो हिस्से होते हैं, एक जो उनमें से सक्सेसफुल हो रही होती हैं और एक जो उनमें से अनसक्सेसफुल हो रही होती हैं। तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीजेस। सक्सेसफुल कोलिजन का हिस्सा बढ़ जाता है। ये बात सबको समझ में आई बेटा? सर एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट डिक्रीज कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है? वो आपके पास बेटा डिटेल तो नहीं है इस वक्त सिलेबस के अंदर कि अल्टरनेटिव पाथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, मोड ऑफ कैटलिस्ट कहलाता है ये। तो वो थोड़ी एडवांस स्टडीज हैं, आप उसको सर्च कर लें कि हाउ अ कैटलिस्ट रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आपका सिलेबस का जो पैरामीटर है उसके अंदर हम कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी एग्जैक्टली किस तरह कम करता है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। पर ऑब्वियसली एक सवाल, क्यूरियोसिटी बच्चे के जहन में आती है कि भाई होता क्या है, जादू हो रहा है, करता कैसे, तो आप वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डिटेल है उसकी। और वो ओके A2 में सर। आपके सिलेबस में है, A2 में जब आप जाएंगे ना थोड़ा बहुत उन्होंने बताया है। इसके अलावा अभी नोट्स बना कॉपी करने के लिए आपको एक और चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है शेप ऑफ कर्व, कि हमारे कर्व में क्या चेंजेस आए। सबसे पहले हम नोट कर रहे हैं नो चेंज इन एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स। जैसे टेम्परेचर वाला जो कर्व था उसमें पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज हुई थी, इस कर्व में पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज नहीं हुई है। देन ऑब्वियसली एरिया अंडर द कर्व इज सेम, कर्व के नीचे एरिया सेम रहा। जब कर्व चेंज ही नहीं हुआ तो एरिया क्यों चेंज होगा, ठीक है, कॉमन सेंस। सिर्फ जो चेंज आया है वो है ओनली ई ए रिड्यूस हुई है, सिर्फ ई ए आपने रिड्यूस करनी है शेप में, और कोई चेंज नहीं लेकर आना अपने ग्राफ के शेप में जब आप कैटलिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब इतना पोर्शन जरा कॉपी कर लें, और कोई और सवाल है तो पूछ लें माइक अनम्यूट करके। सर बेटा सर ये जो ये मिड वाला एरिया है, ये है ना वो एरिया जिसमें जिसमें पार्टिकल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है इन पार्टिकल्स के पास, रेड कलर से शेड किया हुआ है, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है अगर आपने कैटलिस्ट डाला हुआ है, इंक्लूडिंग द ग्रीन वन, ग्रीन वाले भी हैं उसमें, रेड प्लस ग्रीन। वो एरिया जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है वो व्हाइट वाला रीजन है जो लेफ्ट पर है, उसको मैं अभी थोड़ा सा ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ। इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, बस यहाँ नहीं है, बाकी सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। जो ग्रीन लाइन है ना,
ये लाइन बाउंड्री है, ये आपको बता रही है कि लेफ्ट साइड वालों के पास एनर्जी कम है, इनके पास नहीं है, बाकी सबके पास है। और विदाउट अ कैटलिस्ट की बाउंड्री ये रही। ठीक है, सवाल का जवाब मिला आपको, समझ में आया? जी समझ आ गया। बेटा ये कॉपी कर लिया है, कोई बच्चा अभी कॉपी कर रहा है? जो कॉपी कर रहे हैं करूंगा, कॉपी कर लिया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा ठीक है, कॉपी कर लिया मुझसे। इसके अलावा आपके सिलेबस के अंदर कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले ओ लेवल में नहीं पढ़ा, एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, जिनमें से हम पार्टीशन करके पढ़ेंगे इसको। वन ऑफ देम, सम कैटलिस्ट आर लेबल्ड एज homogeneous catalyst, and some are called heterogeneous catalyst. ये जो हमने डिफरेंशिएशन इन दोनों में बनाई है वो इस बात के ऊपर बनाई है कि कैटलिस्ट जिन रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं उनमें कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट होती है और जो रिएक्टेंट्स जिनके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स को देख के बनाई है। फॉर एग्जांपल, होमोजेनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिनमें कैटलिस्ट इज इन द सेम physical state as the reactants। जिन रिएक्टेंट्स के ऊपर वो काम कर रहा होता है कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट वही होती है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? कैटलिस्ट इज इन अ डिफरेंट
physical state than the reactant. reactant से अलग physical state होती है catalyst की। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास सिलेबस में, जैसे कि अभी आपने नाइट्रोजन सल्फर के चैप्टर में पढ़ा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में आपने ये पढ़ा कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, तो वो डायरेक्टली नहीं होता, इसको कैटेलाइज कर रहा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट भी गैस है, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट भी गैस है, उससे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इस रिएक्शन का कैटलिस्ट पढ़ाया था मैंने आपको। इसमें आपके कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट वही है जो आपके रिएक्टेंट्स की है। कंपेयर टू दैट ओ लेवल्स में जो आपने हेबर प्रोसेस पढ़ा था या कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा था या कैटालिटिक कन्वर्टर जो था, इन सब में रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट अलग थी। जैसे हेबर प्रोसेस में रिएक्टेंट गैसेस हैं, कैटलिस्ट आपका Fe आयरन, ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड, ठीक है, इससे अमोनिया बनी थी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, कैटलिस्ट आपका वेनेडियम 5 ऑक्साइड था, V2O5, विच वॉज अ सॉलिड अगेन। इसी तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर में भी आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट करती हैं ओवर द सरफेस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ये सारे हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट थे, ठीक है। और ये जो आपने अभी ए लेवल्स में पढ़ा, ये एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है। इसके अलावा एक होमोजीनियस कैटलिस्ट आपने ओ लेवल में और पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था स्टेरिफिकेशन के दौरान। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्कोहल भी एक्वस होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्वस होता है, और उनका जो कैटलिस्ट होता है विच इज H2SO4 कैटलिस्ट होता है, अगर आपको ओ लेवल से याद हो, वो भी एक्वस होता है। इसके नतीजे में एस्टर बनता है प्लस वाटर, तो दैट इज होमोजेनियस कैटलिस्ट। सही है, तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप कॉपी कर लें। ऑब्वियसली इसमें आपको स्टेरिफिकेशन थोड़ा कम दिख रहा है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की हेडिंग डाल लें, इतना पार्ट कॉपी कर लें, बस में नीचे स्टेरिफिकेशन नहीं है वो आप लिख लें। तो इस तरह होमो हाइड्रोजीनियस कर लें, तो फिर मैं इसको यहाँ पे लाके फिट कर लेता हूँ, तो फिर आपको सब दिख जाएगा। तो ये डेमार्केशन लाइन है हमारी, ये कॉपी कर लें।
अच्छा जी, आई थिंक कॉपी कर लिया सबने, राइट? सबने कॉपी कर लिया बेटा ये। इसके बाद एक और तरह के कैटलिस्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स। अब एंजाइम जो होते हैं वो कैटलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन लिविंग सब्सटेंसेस, ठीक है? एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है? और इसी वजह से hence works best at optimum temperature of 38 degree to 40 degree max, ठीक है? अगर आप इनका टेम्परेचर अबव 40 डिग्री लेके जाएंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन starts to change। प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। इसके लिए वर्ड यूज होता है डीनेचर, ठीक है? एट 60 डिग्री एंड अबव it changes permanently, hence enzymes stops working। यानी कि अगर हम एंजाइम की वर्किंग को टेम्परेचर के अगेंस्ट बनाएं, यहाँ पे टेम्परेचर रखें या एंजाइम की एक्टिविटी रखें कि एंजाइम किस तरह काम, तो लो टेम्परेचर भी अच्छा काम नहीं करता, हाई पे भी ज्यादा काम नहीं करता। ये जो टेम्परेचर है ना, ये आ रहा होगा 40 के आसपास। ये जो डेडलाइन आ रही होगी ये 60 से अबव आ रही होगी, इसलिए इस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम, ठीक है? बेस्ट टेम्परेचर होता है एक्टिविटी के लिए। इसकी वजह यह है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वन एंजाइम ओनली वर्क्स ऑन वन रिएक्शन। एक रिएक्शन का एक एंजाइम होता है, ठीक है? नॉर्मल जो एंजाइम्स होते हैं जैसे आयरन है, वो आप अलग अलग रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट कर सकता है। आयरन सिर्फ हेबर प्रोसेस का कैटलिस्ट नहीं है, 10 ऐसे रिएक्शन होंगे केमिस्ट्री में, इसमें आयरन कैटलिस्ट होगा। पर बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हर रिएक्शन का अपना एक एंजाइम होता है। उसकी वजह ये है एज दे हैव एन एक्टिव साइट, उनमें क्या होती है? एक एक्टिव साइट होती है एंड इट्स शेप इज इंड्यूस फिट विद रिएक्टेंट, और उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल रिएक्टेंट के जैसी होती है। मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ ऊपर बना रहा हूँ इसका शेप। इसको कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहलाता है या लॉक एंड की मॉडल कहलाता है। ये लॉक एंड की मॉडल, इसमें क्या होता है कि बच्चों को समझाने के लिए हम ये बताते हैं कि अगर ये एक एंजाइम है, इफ दिस इज एंजाइम, तो इसकी जो साइट है, शेप है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। और जिस सब्सटेंस के ऊपर ये काम करेगा ना, वो सब्सटेंस बिल्कुल इसी शेप का होगा, वो उसमें आके फिट हो जाएगा। यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये इसमें फिट हो सकता है।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस एक्टिव साइट की शेप खराब हो जाती है। इसको लॉक एंड की से इस तरह समझाया जाता है, जैसे लॉक की जो शेप होती है वो की के हिसाब से होती है। अगर आप लॉक को बहुत गर्म कर दें और लॉक पिघल जाए, उसके बाद उसमें वो की फिट नहीं हो सकती। तो जैसे लॉक तो मेटल्स के बने होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलते हैं, पर ये जो है अपना शेप 40 डिग्री से अबव चेंज करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये चीजें आपको कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अच्छा, ये सब कुछ बेटा कॉपी कर लें, और इसको जो है मैं सेव भी कर रहा हूँ, और मैं आपके अभी तो सेव कर रहा हूँ, अभी सेंड नहीं कर सकता, मेरी स्केच फॉर्म क्लास है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये आप कॉपी कर लें जल्दी से। कॉपी करने के बाद आप क्लास लीव कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।